वेलकम। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ये हैं क्या, पॉलिटिक्स में इनका रोल क्या है और एक डेमोक्रेसी के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती हैं। हमारे पास इसके लिए एक डिटेल्ड सोर्स है, politicalparties.pdf का चैप्टर 4। हमारा मिशन है इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान बनाना, समझना कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने हारने का खेल नहीं है, इनका रोल काफी गहरा है, डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में काफी डीप है। अच्छा। हम देखेंगे कि ये गवर्नमेंट बनाने से लेकर पॉलिसी डिसाइड करने और यहाँ तक कि कॉमन सिटीजन की आवाज को सिस्टम तक पहुंचाने में कैसे एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? एसेंशियली ये ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो एक साथ आते हैं इलेक्शंस लड़ने और गवर्नमेंट में पावर हासिल करने के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन इस सिंपल डेफिनेशन के पीछे एक आइडिया है। ये लोग कुछ कॉमन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पर अग्री करते हैं जिनके थ्रू वो सोसाइटी का भला करना चाहते हैं, जिसे कलेक्टिव गुड भी कहते हैं। कलेक्टिव गुड, हाँ। इलेक्शंस के जरिए पॉपुलर सपोर्ट जीतकर ये अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट यानी लागू करना चाहते हैं। इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्टिजनशिप। पार्टिजनशिप मतलब? इसका मतलब है कि हर पार्टी सोसाइटी के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से या सेट ऑफ इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, एक साइड लेती है। वो कहती है हम इन लोगों के लिए या इन आइडियाज के लिए खड़े हैं। राइट। और सोर्स बताता है कि हर पार्टी के फंडामेंटली 3 कंपोनेंट्स या हिस्से होते हैं। पहले लीडर्स, जो पार्टी को डायरेक्ट करते हैं, बड़े डिसीजंस लेते हैं। वो सपोर्ट बेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये ग्रुप्स बन गए, पावर के लिए उनके कंपोनेंट्स भी समझ आ गए। लेकिन असल में करते क्या है ये पार्टीज डे टू डे? सोर्स बताता है इनका काम काफी मल्टीफैसेटेड है, काफी अलग अलग फंक्शंस है। चलो इनको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहला तो सबसे ऑब्वियस है कंटेस्ट इलेक्शंस। करेक्ट। पार्टीज अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं और उन्हें इलेक्शन में उतारती हैं। इंटरेस्टिंगली सोर्स मेंशन करता है कि इंडिया जैसे कंट्रीज में कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन अक्सर पार्टी के टॉप लीडर्स ही करते हैं। अच्छा, मेंबर्स का रोल कम होता है मतलब? हाँ, सोर्स के हिसाब से टॉप लीडरशिप का रोल ज्यादा होता है। ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को शेप करना, यानी वो बताते हैं कि अगर वो पावर में आए तो क्या करेंगे। एग्जैक्टली। वो देश के सामने अलग अलग पॉलिसी ऑप्शंस रखते हैं। इकोनॉमी कैसे चलेगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, सोशल इश्यूज पर क्या स्टैंड है। इससे वोटर्स को एक क्लियर चॉइस मिलती है कि वो किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं। वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी के विजन से वो अग्री करते हैं। यहाँ चॉइसेस मिलती हैं, वोटर्स कैन पिक। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज में कानून बनाने में इनका रोल क्रिटिकल होता है। हाँ बिल्कुल। जब कोई बिल आता है तो यूजुअली पार्टी के मेंबर्स अपनी पार्टी लीडरशिप के इंस्ट्रक्शंस, जिसे पार्टी व्हिप कहते हैं, उसके हिसाब से वोट करते हैं। पार्टी व्हिप, अच्छा। इसलिए मेजॉरिटी वाली पार्टी आसानी से अपने लॉज पास करवा लेती है। हाँ। इंडिविजुअल एमपी या एमएलए की अपनी राय से ज्यादा पार्टी की लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। गॉट इट। देन कम्स फॉर्मिंग एंड रनिंग गवर्नमेंट्स। इलेक्शन जीतने के बाद सरकार बनाना और चलाना। बिल्कुल। पार्टीज ही लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, उन्हें पॉलिटिकल रोल्स के लिए ट्रेन करती हैं और फिर उन्हें मिनिस्टर्स बनाकर गवर्नमेंट चलाती हैं। एसेंशियली गवर्नमेंट पार्टी का ही एक एग्जीक्यूटिव विंग बन जाती है जो पार्टी के प्रोमिसेस को इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन सब तो नहीं जीतते इलेक्शंस में, तो जो हार जाते हैं उनका क्या रोल है? वो एक्ट एज ऑपोजिशन। हाँ, और ये भी डेमोक्रेसी के लिए उतना ही जरूरी है जितना रूलिंग पार्टी का होना। सही है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज और फेलियर्स को क्रिटिसाइज करती है, उनसे सवाल पूछती है, और अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो लोगों को उसके अगेंस्ट मोबिलाइज भी करती है। ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बनाए रखती है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी चेक बहुत जरूरी है। बिना ऑपोजिशन के तो रूलिंग पार्टी ऑटोक्रेटिक हो सकती है। बिल्कुल। नेक्स्ट फंक्शन है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज सिर्फ इलेक्शन के टाइम एक्टिव नहीं होती, वो कंटिन्यूअसली लोगों के बीच मुद्दे उठाती हैं। हाँ, वो इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती हैं, उन पर डिबेट शुरू करवाती हैं। क्योंकि उनके लाखों मेंबर्स और सपोर्टर्स पूरे देश में फैले होते हैं, वो किसी भी इशू को नेशनल लेवल पर ला सकती हैं। कई बार वो स्पेसिफिक इश्यूज पर मूवमेंट्स या प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज करती हैं, जिससे पब्लिक ओपिनियन शेप हो। और फाइनली एक फंक्शन जो शायद हम उतना नोटिस नहीं करते, प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। आम आदमी के लिए सरकारी सिस्टम तक पहुंच बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड लेवल पर। सोर्स कहता है कि कॉमन सिटीजन्स अक्सर सरकारी ऑफिसर्स से डायरेक्ट डील करने में हेजिटेंट होते हैं या उन्हें मुश्किल लगता है। हाँ, होता है। उनके लिए लोकल पार्टी लीडर के पास जाना आसान होता है अपनी प्रॉब्लम लेकर, जैसे राशन कार्ड बनवाना हो या कोई लोकल इशू हो।
पार्टी लीडर्स एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं कॉमन पीपल और गवर्नमेंट के बीच। अच्छा, तो व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज जब हम इन सारे फंक्शंस को एक साथ देखते हैं, इलेक्शंस लड़ना, पॉलिसी बनाना, सरकार चलाना, ऑपोजिशन करना, ओपिनियन शेप करना, लोगों को सिस्टम से जोड़ना, तो समझ आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए इतनी इंडिस्पेंसेबल यानी अनिवार्य क्यों है। बिल्कुल। सोर्स आर्ग्यू करता है कि पार्टीज मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए एक तरह का ऑर्गेनाइजिंग मैकेनिज्म है। इमेजिन कीजिए अगर पार्टीज ना हो तो क्या होगा। क्या होगा? सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, हर कोई अपनी बात करेगा। एक कोहेरेंट गवर्नमेंट कैसे बनेगी? पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? गवर्नमेंट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? शायद एक तरह का पॉलिटिकल केओस हो सकता है जहां कॉमन गुड के लिए काम करना मुश्किल हो जाए। सोर्स भी यही पॉइंट स्ट्रांगली रखता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज पार्टीज के बिना फंक्शन ही नहीं कर सकती। अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हों तो वो शायद अपने छोटे से एरिया की बात करें, पर पूरे देश के लिए बड़ी पॉलिसी प्रोमिसेस या उनको इम्प्लीमेंट करने का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी मुश्किल होगा। और इसका कनेक्शन सीधा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के राइज से है। जब सोसाइटीज बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो गई तो हर सिटीजन का डायरेक्ट रूल करना पॉसिबल नहीं रहा। हाँ, हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनना शुरू किया जो हमारी तरफ से डिसीजंस लें। पार्टीज इस रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करती हैं। कैसे? पहला, वो सोसाइटी में स्कैटर्ड अलग अलग व्यूज को एक प्लेटफॉर्म पर लाती हैं और उन्हें कुछ मेजर पॉलिसी ऑप्शंस में कन्वर्ट करती हैं। दूसरा, वो इतने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लाकर एक फंक्शनल गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करती हैं। अगर सब इंडिपेंडेंट होंगे तो हर बात पर कंसेंसस बनाना, अग्रीमेंट बनाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। और तीसरा, वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो लोग अगले इलेक्शन में सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं, पूरी पार्टी को सजा दे सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, पार्टीज डेमोक्रेसी को लार्ज स्केल पर ऑपरेट करने का एक प्रैक्टिकल टूल बन जाती हैं। तो ये तो वही पार्टीज की जरूरत। अब थोड़ा देखते हैं कि दुनिया भर में किस तरह के पार्टी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। सोर्स 3 मेन टाइप्स बताता है। हाँ, ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हैं। पहला है वन पार्टी सिस्टम। जैसा नाम से क्लियर है, यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी को लीगली अलाउ किया जाता है कंट्रोल करने और इलेक्शंस लड़ने के लिए। एग्जाम्पल चाइना। इसे डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता है ना? नहीं, क्योंकि लोगों के पास रियल चॉइस नहीं होती। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम। यहाँ पावर यूजुअली 2 मेजर पार्टीज के बीच में ही ऑल्टरनेट करती रहती है। और भी छोटी पार्टीज हो सकती हैं, पर रियलिस्टिकली उनके गवर्नमेंट बनाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल्स यूएसए, यूके। और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें कई पार्टीज पावर के लिए compete करती हैं और 2 से ज़्यादा पार्टीज के पास गवर्नमेंट बनाने का रियलिस्टिक चांस होता है। अक्सर ऐसी सिस्टम्स में किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो पार्टीज मिलकर कोएलिशन या अलायंस बनाती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। हाँ, इंडिया इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इंडिया में तो गठबंधन काफी कॉमन है। हमने एनडीए, यूपीए जैसे बड़े अलायंसेस देखे हैं। बिल्कुल। मल्टी पार्टी सिस्टम थोड़ा मेसी लग सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है और कभी-कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता भी ला सकता है, क्योंकि अलायंसेस टूट सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सोसाइटी के डाइवर्स इंटरेस्ट्स और ओपिनियंस को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। अलग-अलग ग्रुप्स को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। किसी भी देश का पार्टी सिस्टम वहां की सोशल स्ट्रक्चर, रीजनल डिफरेंसेस, हिस्ट्री और इलेक्शन के रूल्स पर डिपेंड करता है। ये ऑर्गेनिकली इवॉल्व होता है। अच्छा। इंडिया की जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, कास्ट, वही यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम के फ्लरिश होने का एक बड़ा रीजन है। अब यहाँ सोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाता है जिसे हम पैराडॉक्स कह सकते हैं। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जनरली साउथ एशिया में लोग पॉलिटिकल पार्टीज पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। ग्लोबली भी पार्टीज सबसे कम ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। लेकिन डिस्पाइट दिस लो ट्रस्ट, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटीज में लोगों का पार्टिसिपेशन काफी हाई है, कई डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज से भी ज्यादा। और पिछले कुछ डेकेड्स में ऐसे इंडियंस का प्रोपोर्शन बढ़ा है जो कहते हैं कि वो या तो किसी पार्टी के मेंबर हैं या उसके क्लोज फील करते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं? ये सच में एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स है। ट्रस्ट कम, एंगेजमेंट ज्यादा। इस पर हम आखिर में फिर लौटेंगे। अभी बात करते हैं इंडिया में पार्टीज को ऑफिशियल रिकॉग्निशन कैसे मिलता है। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) करता है। ECI, हाँ। हर पार्टी को पहले ECI के पास रजिस्टर करना पड़ता है, फिर कुछ क्राइटेरिया पूरे करने पर ECI उन्हें रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का स्टेटस देता है। और रिकॉग्नाइज्ड होने के फायदे क्या है?
रिकग्नाइज्ड पार्टीज को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक यूनिक इलेक्शन सिंबल जो सिर्फ उसी पार्टी के कैंडिडेट्स यूज कर सकते हैं। इससे वोटर्स को पहचानने में आसानी होती है। उन्हें स्टेट ओन्ड मीडिया पर कैंपेन के लिए फ्री टाइम भी मिलता है। अच्छा। रिकग्निशन 2 लेवल पर होता है, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। ओके, तो स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी बनने के लिए क्या करना होता है? स्टेट पार्टी राज्य स्तरीय दल बनने के लिए एक पार्टी को उस स्टेट के असेंबली इलेक्शन में टोटल वोट्स का कम से कम 6% शेयर हासिल करना होता है, या फिर कम से कम 2 सीट्स जीतनी होती हैं। और नेशनल पार्टी? उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा टफर है। एक पार्टी को लोकसभा इलेक्शंस में टोटल वैलिड वोट्स का कम से कम 6% मिलना चाहिए, कम से कम 4 स्टेट्स में फैला हुआ, या फिर उसे कम से कम 4 अलग अलग स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट्स मिलने चाहिए। इसके साथ साथ उसे लोकसभा में कम से कम 4 सीट्स भी जीतनी जरूरी हैं। गॉट इट। तो सोर्स बताता है कि 2023 के ECI नोटिफिकेशन के हिसाब से इंडिया में 6 रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं। चलो ब्रीफली देख लेते हैं ये कौन सी हैं, उनके कोर आइडिया पर फोकस करते हुए। हाँ, ब्रीफली देखें तो एक है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोर फोकस कल्चरल नेशनलिज्म या हिंदुत्व पर है, और एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिया बनाने का एम है बेस्ड ऑन एंशिएंट वैल्यूज। फिर है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बहुत पुरानी पार्टी, जनरली सेंट्रिस्ट मानी जाती है, सेक्युलरिज्म और वीकर सेक्शंस के वेलफेयर पर फोकस करती है। CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट है, जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करती है, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है। ओके। BSP है, जिसका मेन एम दलित्स, आदिवासीज, OBCs और माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करना है। आप है जो रिलेटिवली नई है और इसका प्राइमरी फोकस गवर्नेंस रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर है। और NPP, जो नॉर्थ ईस्ट से पहली नेशनल पार्टी बनी और डाइवर्सिटी और एम्पावरमेंट पे जोर देती है। ये तो हुई नेशनल पार्टीज, लेकिन रीजनल पार्टीज का रोल भी तो काफी बढ़ गया है इंडिया में। बिल्कुल। सोर्स ये ट्रेंड हाईलाइट करता है कि पिछले कुछ डेकेड्स में स्टेट पार्टीज काफी स्ट्रांग हुई हैं। इससे पार्लियामेंट में पॉलिटिकल डाइवर्सिटी बढ़ी है, अलग अलग रीजन्स की स्पेसिफिक कंसर्न्स को वॉइस मिली है। हाँ। और इसने नेशनल पार्टीज को भी मजबूर किया है कि वो स्टेट पार्टीज के साथ अलायंसेस बनाएं। ये एक तरह से इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को, जहां पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच शेयर्ड है, उसको स्ट्रेंथन करता है। पावर डिसेंट्रलाइज होती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, पार्टीज इंडिस्पेंसिबल तो हैं, पर परफेक्ट नहीं है। इनके सामने चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। सोर्स कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हाईलाइट करता है। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टीज देश में डेमोक्रेसी लाने की बात करती हैं, पर उनके अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी है। ये एक सीरियस इशू है। अक्सर पावर पार्टी के अंदर कुछ टॉप लीडर्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। रेगुलर मेंबरशिप ड्राइव्स नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस या तो होते नहीं या सिर्फ नाम के लिए होते हैं। फॉर्मेलिटी मतलब। हाँ, बस फॉर्मेलिटी। ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर्स की आवाज डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होती। लीडर्स के प्रति पर्सनल लॉयल्टी पार्टी के प्रिंसिपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा चैलेंज है डायनास्टिक सक्सेशन, जिसे हम आम भाषा में परिवारवाद कहते हैं। हाँ, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स नहीं है, तो लीडर्स के लिए ये आसान हो जाता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स या क्लोज एसोसिएट्स को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर प्रमोट करें। ये प्रैक्टिस बहुत सी पार्टीज में अक्रॉस आइडियोलॉजीज कॉमन है। इससे जो केपेबल और हार्ड वर्किंग ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं, उन्हें ऊपर आने का चांस नहीं मिलता, जो कि अनफेयर है और पार्टी को भी लॉन्ग रन में वीक करता है। तीसरा मेजर चैलेंज है मनी एंड मसल पावर का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। इलेक्शंस बहुत कॉस्टली हो गए हैं। डेफिनेटली, पार्टीज को इलेक्शन जीतने के लिए बहुत पैसा चाहिए, इसलिए वो अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देती हैं जो या तो खुद बहुत रिच हों या जो बहुत सारा फंड रेज कर सकें। इससे पॉलिटिक्स में रिच लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। हाँ। जो कंपनीज पार्टीज को फंड करती हैं, वो बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। और मसल पावर का मतलब है कि कुछ पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए क्रिमिनल्स का सपोर्ट लेती हैं या उन्हें टिकट भी देती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके जीतने का चांस ज्यादा है। विनेबिलिटी फैक्टर। विनेबिलिटी, हाँ। और चौथा चैलेंज जो सोर्स बताता है वो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस फॉर वोटर्स। कई बार अलग अलग पार्टीज की पॉलिसीज में इतना कम डिफरेंस होता है कि वोटों को लगता ही नहीं कि उनके पास रियल ऑल्टरनेटिव है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोर्स कहता है कि खासकर इकोनॉमिक पॉलिसीज पर मेजर पार्टीज के बीच डिफरेंसेस पिछले कुछ सालों में कम हुए हैं। सभी पार्टीज कमोबेश एक ही तरह की पॉलिसीज की बात करती हैं। अच्छा। इसके अलावा जब लीडर्स इतनी आसानी से एक पार्टी छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं,
डिफेक्शन। तो वोटर्स के लिए आइडियोलॉजी या पॉलिसी के बेसिस पर वोट करना और मुश्किल हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं, लीडर के लिए या पार्टी के लिए। तो ये चैलेंजेस तो काफी सीरियस हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, परिवारवाद, पैसा और क्राइम का इन्फ्लुएंस और रियल चॉइसेस का ना होना। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर पार्टीज खुद इन फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही हैं, तो वो देश में डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करेंगी? एग्जैक्टली ये सिर्फ पार्टी का इंटरनल मैटर नहीं है, ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की हेल्थ और क्वालिटी को अफेक्ट करता है। अगर पार्टीज ही अनडेमोक्रेटिक होंगी तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कैसे डिलीवर करेंगी? तो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ रिफॉर्म्स यानी सुधार किए गए हैं या सोचे गए हैं? सोर्स कुछ इम्प्लीमेंटेड और कुछ प्रपोज्ड रिफॉर्म्स की बात करता है। पहले देखते हैं जो हो चुके हैं। हाँ, कुछ कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा रिफॉर्म था एंटी डिफेक्शन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये लॉ बनाया गया ताकि इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज बार-बार अपनी पार्टी ना बदलें, जिसे डिफेक्शन या दल बदल कहते हैं। दल बदल कानून। इस लॉ के तहत अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है या पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सीट चली जाती है। इसका असर हुआ? डिफेक्शन कम हुआ? डिफेक्शन तो कम हुआ है, लेकिन इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि इसने पार्टी के अंदर डिसेंट यानी अलग राय रखने को भी बहुत मुश्किल बना दिया है। अच्छा, कैसे? अब हर रिप्रेजेंटेटिव को ब्लाइंडली पार्टी लीडरशिप की लाइन फॉलो करनी पड़ती है, वरना सीट जाने का खतरा रहता है। इससे इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स की इंपॉर्टेंस कम हुई है और पार्टी बॉसेस की पावर बढ़ गई है। डबल एज्ड स्वॉर्ड है ये। और क्या रिफॉर्म हुआ है? एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है जिसके मुताबिक हर इलेक्शन कैंडिडेट को एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, जिसमें उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज और अपने ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स देनी होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक की जाती है। इससे ट्रांसपेरेंसी तो आई होगी? इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, पर सोर्सेस पर सवाल उठाता है कि इस इन्फॉर्मेशन का एक्चुअल वोटिंग बिहेवियर पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, ये क्लियर नहीं है। क्या वोटर्स इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर करप्ट या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं? डेटा इस पर कंक्लूसिव नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर निकाला है कि पार्टीज को रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाने चाहिए और अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने चाहिए। क्या इससे इंटरनल डेमोक्रेसी आई है? सोर्स सजेस्ट्स कि पार्टियां अक्सर इन रिक्वायरमेंट्स को सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह पूरा करती हैं। रियल में कितनी इंटरनल डेमोक्रेसी आई है, ये कहना मुश्किल है। एनफोर्समेंट वीक है। तो ये थे इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स जिनका इम्पैक्ट मिक्स्ड रहा है। कुछ प्रपोज्ड रिफॉर्म्स भी हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं। एक प्रपोजल है कि एक लॉ बनाया जाए जो पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करे। अच्छा। इसमें क्लियर रूल्स हो सकते हैं कि पार्टीज को मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होगा, इंटरनल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाना होगा और पार्टी के टॉप पोस्ट के लिए रेगुलर ओपन इलेक्शंस करवाने होंगे। ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट लगता है। और एक और स्ट्रॉन्ग सजेशन है विमेन के लिए मैंडेटरी कोटा, यानी पार्टीज के लिए कंपलसरी किया जाए कि वो कम से कम 1/3 इलेक्शन टिकट्स महिलाओं को दें। साथ ही पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उनमें भी विमेन के लिए रिजर्वेशन हो। और इलेक्शन फंडिंग के बारे में कुछ, मनी पावर को कम करने के लिए? एक आइडिया है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, यानी सरकार पार्टीज को इलेक्शन लड़ने के लिए फाइनेंशियल या अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट दे, जैसे पेट्रोल, पेपर, फोन का खर्चा। ये फंडिंग पार्टी को पिछले इलेक्शन में मिले वोट्स के प्रोपोर्शन में हो सकती है। अच्छा, प्रोपोर्शनल। हाँ, आइडिया ये है कि इससे पार्टीज की डिपेंडेंस प्राइवेट डोनेशंस पर कम होगी और करप्शन का स्कोप घटेगा। ये सब रिफॉर्म्स ऑन पेपर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? वही बात है, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं, उनका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, उन्हें लागू करना और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उन्हें एक्सेप्ट करने की विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, इच्छा शक्ति। पार्टीज अक्सर लॉज में लूप होल्स ढूंढ लेती हैं, इसलिए लीगल रिफॉर्म्स के साथ साथ दूसरे तरीके भी जरूरी हैं। सही। तो लॉज के अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं पार्टीज को रिफॉर्म करने के? 2 मेजर वेज सोर्स हाईलाइट करता है। पहला है पब्लिक प्रेशर। जब आम लोग, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स और मीडिया मिलकर पार्टीज पर सुधार के लिए दबाव बनाते हैं, पिटिशंस के थ्रू, मीडिया कैंपेन्स के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू, तो पार्टीज को सुनना पड़ता है। अगर उन्हें लगता है कि रिफॉर्म ना करने से उनका पब्लिक सपोर्ट चला जाएगा, तो वो सीरियसली एक्शन लेने पर मजबूर हो सकते हैं। और दूसरा तरीका? वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन। सोर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है। जो लोग पॉलिटिक्स में चेंज चाहते हैं
उन्हें सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवन पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा एजुकेटेड, ऑनेस्ट और केपेबल लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिक्स की क्वालिटी नेचुरली इंप्रूव होगी। सोर्स एक कोट यूज करता है, बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉलिटिक्स से भागना नहीं, बल्कि उसमें इंगेज करके उसे बेहतर बनाना है। ये एक पावरफुल मैसेज है। चेंज रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन। और चलते चलते रीजनल पार्टीज की बात हुई थी, उनके सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं वोटर से कनेक्ट करने के लिए। सोर्स कुछ एग्जाम्पल्स देता है, जैसे समाजवादी पार्टी की बाइसाइकिल या जेडीयू का एरो। ये सिंबल्स उनकी लोकल आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, सिंबल्स ग्रास रूट लेवल पर रिकॉग्निशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसी कंट्री में जहां लिटरेसी लेवल्स हिस्टोरिकली वेरीड रहे हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज को काफी डीपली देखा। हमने समझा कि वो डेमोक्रेसी के लिए कितनी एसेंशियल हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, चलाती हैं, ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, पॉलिसीज शेप करती हैं और लोगों को सिस्टम से जोड़ती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि उनके सामने चैलेंजेस कम नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस और वोटर्स के लिए मीनिंगफुल चॉइस का ना होना। कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, कुछ प्रपोज्ड है, पर उनका इम्पैक्ट लिमिटेड रहा है। पब्लिक प्रेशर और पार्टिसिपेशन भी रिफॉर्म के लिए जरूरी टूल्स हैं। और आखिर में वही फैसिनेटिंग पैराडॉक्स पे लौटते हैं जो सोर्स के डेटा से उभरता है। अगर साउथ एशिया में पार्टीज पे ट्रस्ट जनरली कम है, लेकिन इंडिया में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? हाँ, क्या मतलब है इसका? इज इट रेजिग्नेशन के लोग पार्टीज को पसंद नहीं करते पर उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए मजबूरी में एंगेज करते हैं? या इज इट एक्टिव एजेंसी के लोग सिस्टम से डिससेटिस्फाइड हैं, लेकिन वो इतने एंगेज्ड हैं कि उसे गिव अप करने के बजाय अंदर से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसे बदलना चाहते हैं? ये इंडियन वोटर और पॉलिटिकल पार्टीज के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर सोचने के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल। इस सवाल के साथ आज के ये एक्सप्लोरेशन यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।